Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all well and your study are going on also well. So आज हम देखेंगे जेनेटिक्स वाले यूनिट को जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को देखेंगे। आई होप ये यूनिट आज के लेक्चर के बाद आपका जो है वो फेवरेट यूनिट बन जाएगा। सो आज के टॉपिक्स में हम देखेंगे कि क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे, कैसे जो जीन होता है वो क्रोमोसोम की हेल्प से कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं वो ट्रांसफ़र करता है। सेकेंड हम देखेंगे लिंकेज के बारे में। फिर थर्ड देखेंगे हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में कि क्रोमोसोम जो होता है वो कैसे क्रॉसिंग ओवर दिखाता है, शो करता है। फिर देखेंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। देन हम बात करेंगे कोडोमिनेंस के बारे में। तो चलिए एक एक करके सबको डीपली क्लेरिफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जिसे सबसे पहले वाल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी ने 1902 में दिया था। ठीक है, तो ये एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, मोस्टली पूछता है कि जो क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो किसने दिया था। तो इसको आप याद कर लो कि वाल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी ने 1902 में दिया था। फिर इसके डेफिनेशन को देखें तो जो ये क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये क्या बताता है। द क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टेट दैट, यह बताता है कि दैट जीन आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम कैरी इन हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये बताता है कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं और जो क्रोमोसोम होता है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। आई होप इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ कि जो क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो ये बताता है कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम जो होता है वो कैसे हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है ये बताता है। ठीक है, इसका मेन पॉइंट्स देखें हम तो जीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जो जीन है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर इन डिप्लॉयड, क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग मियोसिस होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, मियोसिस के दौरान जो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सो जीन आल्सो सेपरेट, और क्रोमोसोम पर ही जीन पाए जाएंगे। तो बेसिकली अगर क्रोमोसोम सेपरेट होगा तो जीन भी सेपरेट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये मेंडल रूल्स है। मेंडल ने जो है वो 3 रूल दिए थे। फर्स्ट जो था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिफिकेशन भी बोलते हैं, एंड थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये वही सेकेंड रूल है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, नेक्स्ट मेन पॉइंट जो वो ये है कि फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द क्रोमोसोम नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जब क्रोमोसोम जो होता है जब डिवाइड होने वाले कंडीशन में रहता है तब वो हैप्लॉइड हो जाता है, लेकिन फिर डिवीजन के बाद क्या होता है वो डिप्लॉइड हो जाता है। इसी की वजह से जो क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो स्टेबल रहता है, मतलब चेंज नहीं रहता। जैसे कि ह्यूमन में जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो 23 पेयर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसका इम्पोर्टेंस देखें तो ये बताएगा कि ये एक्सप्लेन करता है कि जो ट्रेड्स होते हैं वो कैसे इनहेरिटेड होते हैं, कैसे जो हेरिडेटरी ट्रेट है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो ये बताता है। फिर नेक्स्ट है ये कनेक्ट करता है कि कैसे मेंडल लॉ और क्रोमोसोम जो बिहेवियर है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू, मैं इमेज के थ्रू समझाती हूँ। इसमें हम बात करेंगे ड्रोसोफिला को लेके, जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्रॉस कराएंगे दो को, एक है मेल जो है विथ वाइट आई एंड फीमेल जो है विथ रेड आई। ठीक है, जो फीमेल आई रेड आई है उसको हम एक्स एक्स जो है ये फीमेल का क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल डब्लू और कैपिटल डब्लू से डिनोट किए हैं। फिर जो मेल है एक्स वाई, उस पे जो वाइट आई है उसे हम स्मॉल डब्लू से डिनोट किए हैं। ठीक है, जब इन दोनों का क्रॉस करवाया गया तो फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी जो है रेड आई वाले प्राप्त हुए।
यानी कि जिसमें जो रेड आई था दैट इज द डोमिनेटेड नेचर, ये डोमिनेटेड नेचर का था, इसलिए सभी के सभी जो हुए वो रेड आई हमें प्राप्त हुए। फिर जब हमने इसका सेकेंड जनरेशन में इसको क्रॉस कराया गया इन दोनों का, जैसे कि हमें हमें जो पहले प्राप्त हुए थे दोनों के क्रॉस कराने से सभी के सभी जो थे वो रेड आई वाले प्राप्त हुए थे। फिर इन्हीं रेड आई वालों का हमने इनका सेल्फ क्रॉस कराया और सेकेंड जनरेशन में हमने ये पाया कि इन दोनों को क्रॉस करवाने पे हमें मिला कि जो रेड आई वाले थे, रेड आई जो थे फीमेल के, वो दो प्राप्त हुए। फिर जो रेड आई जो थे मेल जो थे रेड आई में, वो हमें एक मिला, और जो वाइट रेड आई था वो भी हमें एक मिला। ठीक है, हमने इसका क्रॉस कराया पुनेट वर्ग से पुनेट वर्ग से बोल सकते हो। जैसे कि ये कराया गया, हमने स्क्वायर बनाया, फिर इसमें देखा कि यहाँ पे रेड वाले को रखा गया और ये वाइट वाले को रखा गया, फिर इन दोनों को क्रॉस कराया गया, तो जो दो हुए वो रेड आई वाले फीमेल मिले। फिर एक जो था वो रेड आई वाला मेल मिला, और एक जो था वो वाइट आई वाला मेल मिला। तो इसका जो फेनोटिपिक रेशियो है वो बना, दैट इज द 2:1:1। इसे आप 1:2:1 भी कह सकते हो। ठीक है, 2 चाहे बीच में रखो या पहले, रेशियो जो है वो दोनों सेम है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे लिंकेज के बारे में। लिंकेज क्या है? तो लिंकेज ये बताता है कि द टेंडेंसी ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। लिंकेज ये बताता है कि जो जीन जो होते हैं, जो सेम क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ ही इनहेरिटेड होते हैं, यही जो है वो लिंकेज बताता है। अगर हम लिंकेज के टाइप को देखें तो ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है कंप्लीट लिंकेज, और जो सेकेंड होता है वो होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो सबसे पहले हम कंप्लीट लिंकेज को देखेंगे। कंप्लीट लिंकेज जो है ये बताता है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं हो पाता है। सेकेंड ये है कि इसमें जो होते हैं वो केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब बेसिक सी बात है, अगर उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन तो बनेगा नहीं, जो पेरेंट होंगे केवल वही पाए जाएंगे। एंड अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो ये कॉमन होता है केवल मेल ड्रोसोफिला में। नीचे हम इसको इमेज के थ्रू भी समझेंगे। फिर हम देखेंगे कंप्लीट लिंकेज के बारे में। तो कंप्लीट लिंकेज में जो है वो क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पे दूर दूर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्रॉसिंग ओवर जो है वो पॉसिबल हो पाता है। इसमें पेरेंटल और रिकम्बिनेंट दोनों ऑफस्प्रिंग बनते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर होगा तो कुछ तो नया बनेगा ना, तो इसमें रिकम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग भी बनते हैं। इमेज के थ्रू समझिए दोनों को, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज को। तो जो ये रहा कंप्लीट लिंकेज है, इसमें देख रहे हो आप जीन पे, क्रोमोसोम पे, दोनों क्रोमोसोम पे जो जीन है वो दोनों पास पास हैं, जिसकी वजह से इसमें क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो नहीं हो पाता है, और इसलिए इसमें नया रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते हैं, केवल जो पेरेंट्स होते हैं वही बनते हैं। जबकि इनकम्प्लीट लिंकेज में ये देख सकते हो कि क्रोमोसोम पे जो जीन है वो दूर दूर है, और इनमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से इसमें नए रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। जिसमें देखोगे कि दो तो पेरेंटल बनेंगे और दो जो होंगे वो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। इसमें हमें सिंपल सा क्या याद रखना है कि अगर कंप्लीट लिंकेज होगा तो उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो उसमें केवल पैरेंटल टाइप बनेंगे। अगर वो इनकम्प्लीट लिंकेज होगा तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट दोनों तरीके के बनेंगे। आई होप लिंकेज भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या बताता है? तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट, जिसे हम पैकिटिन स्टेज बोलते हैं, ऑफ मेयोसिस।
तो क्रॉसिंग ओवर ये बताता है कि जो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो आपस में चेंज होते हैं, किसके बीच, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपस में एक्सचेंज होता है। अब ये भी एग्जाम में पूछता है कि किस स्टेज में चेंज होता है, तो ये होता है पैकिटिन स्टेज यानी कि प्रोफेज फर्स्ट में। इसके स्टेप्स देखें कि इस क्रॉसिंग ओवर के होने में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिसे हम सिनेप्सिस बोलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं उनकी तो पेयरिंग होती है, फिर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, देन क्रॉसिंग ओवर एट कियाज्मेटा, जो क्रोमोसोम का जो कियाज्मेटा होता है वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, देन एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, फिर जो क्रोमोसोम सेगमेंट होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, और जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इसमें इंपॉर्टेंस की बात करें किस किस का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट तो है कि इससे जेनेटिक वेरिएशन आता है। नेक्स्ट की जो लिंकेज होता है वो ब्रेक होता है, लिंकेज ब्रेक होगा तभी तो जेनेटिक वेरिएशन आएगा, और ये इवोल्यूशन में हेल्प करता है, यानी कि हमेशा जो है नए नए ट्रेट्स जो होते हैं वो डेवलप होते रहते हैं। इसमें रिमेंबर करने वाली क्या बात है, तो ये है कि अगर क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा, और अगर क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो लिंकेज जो है वो ज़्यादा होगा। अगर हम इसको इमेज के थ्रू दिखाएं तो ये ड्रोसोफिला में हम देखते हैं, ये जब रहा ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, इसका टेट्राड बना, देख रहे हो कि दोनों दो जो है वो क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। फिर इनके कियाज्मेटा पे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर दिखाया गया, दोनों क्रोमोसोम देखोगे कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर दिखाया गया। फिर क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा कि ये जो दोनों सेगमेंट होंगे वो आपस में चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे रेड कलर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम जो होंगे ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, और फिर क्या होगा कि इनका रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि इसमें when neither allele is completely dominant over the other, the offspring show an intermediate phenotype, कि जब जो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो कम्प्लीटली तरीके से डोमिनेंट नहीं हो पाता है, यानी कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव दोनों का जब हम क्रॉस कराते हैं तो ना तो हमें डोमिनेंट मिलता है ना ही रिसेसिव मिलता है, बल्कि इन दोनों का इंटरमीडिएट कैरेक्टर हमें मिलता है, तो ऐसे डोमिनेंस को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इमेज के थ्रू देखें तो ये स्नैपड्रैगन है जिसे हम मिराबिलिस जलापा बोलते हैं, इसे 4 o'clock भी बोलते हैं, जिसमें उन्हें क्या किया कि रेड कलर जिसे कैपिटल आर से डिनोट किया गया है, और एक है व्हाइट फ्लावर जिसे स्मॉल आर से डिनोट किया गया। जब इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया गया तो हमें तो ना रेड मिला ना व्हाइट मिला, हमें मिला पिंक कलर का फ्लावर, कैपिटल आर स्मॉल आर, पिंक कलर का फ्लावर मिला, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन था, सभी के सभी पिंक कलर के प्राप्त हुए। फिर हमने इसका सेल्फ क्रॉस कराया, यहाँ पे देख रहे हो कैपिटल आर का आपस में सेल्फिंग कराया गया, तो फिर हमें F2 जनरेशन में एक तो हमें कैपिटल आर मिला जो कि रेड फ्लावर है, और एक वाइट फ्लावर है जो स्मॉल आर है। फिर दो जो है वो हमें इंटरमीडिएट मिले जो पिंक कलर के थे, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जो रेड वाला हुआ वो तो एक हो जाएगा, स्मॉल वाइट फ्लावर वाला जो हुआ वो भी एक हो जाएगा, लेकिन जो पिंक फ्लावर है ये दो है, तो इसका जो हमें रेशियो मिला वो हमें मिला 1:2:1, चाहे वो फिनोटिपिक हो या फिर जीनोटिपिक हो, दोनों का रेशियो जो है 1:2:1। तो इसका रेशियो याद रखिएगा कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है चाहे उसमें फिनोटिपिक रेशियो हो या जीनोटिपिक रेशियो हो, दोनों जो होगा वो 1:2:1 के फॉर्म में पाया जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे को डोमिनेंस के बारे में। को का मतलब होता है साथ साथ, और डोमिनेंस का मतलब तो समझ ही रहे हो कि सब साथ ही डोमिनेंट रहेंगे, तो इसमें जो डोमिनेंस होता है वो साथ साथ होता है। जैसे कि हम देखिए व्हेन बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा कि जो एलील होंगे वो इक्वली यानी कि साथ साथ एक्सप्रेस होंगे। इसका हम एग्जांपल देखेंगे ब्लड ग्रुप में, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप हुआ, ये ब्लड ग्रुप ए है जिसे IA से डिनोट किया गया, इसे हम चाहें तो IA
और स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर ऐसे ही आई बी है, जिसे आई बी से डिनोट किया गया है, इसे हम आई बी और स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है ए बी ब्लड ग्रुप, जिसे आई ए और आई बी से डिनोट किया गया है, और ब्लड ग्रुप ओ जो है जिसे स्मॉल आई से डोनेट किया गया है। अब यहाँ पे देखोगे कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट है, जिसे हमने सर्कल से डिनोट किया है। फिर जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें बी एंटीजन प्रेजेंट है, जिसे हमने स्क्वायर से डिनोट किया गया है। फिर जब ये ए बी ब्लड ग्रुप बना, जिसमें दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, बोथ ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट, इसमें देखोगे इमेज में तो इसमें सर्कल भी प्रेजेंट है और स्क्वायर भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट, यानी दोनों इक्वली प्रेजेंट है। इसी को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। अगर हम इसमें दोनों का डिफरेंस देखें, कंप्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का, तो अगर हम फीचर्स में एक्सप्रेशन इन हेट्रोजाइगोट में देखें तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है उसमें हमें इंटरमीडिएट या ब्लेंडेड कैरेक्टर मिलता है, जबकि जो कोडोमिनेंस होता है इसमें दोनों एलील जो होते हैं वो इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। एग्जाम्पल देखें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में स्नैपड्रैगन लेते हैं, जिसे हम मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock बोलते हैं, ठीक है। कोडोमिनेंस के लिए हम ए बी ब्लड ग्रुप लेते हैं, जिसमें वो ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप आते हैं, ठीक है। फिनोटाइप देखे हेट्रोजाइगोस में, तो जो इनकम्प्लीट होता है उसमें हमें ना तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर मिलता है ना ही रिसेसिव वाला कैरेक्टर मिलता है, उसमें हमें नया इंटरमीडिएट फिनोटाइप कैरेक्टर मिलता है। वही बात करें अगर हम कोडोमिनेंस की, तो कोडोमिनेंस में दोनों पैरेंटल, डोमिनेंट वाला भी और रिसेसिव वाला भी, दोनों के दोनों जो कैरेक्टर पैरेंटल ट्रेट्स जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट होते हैं। आई होप कि कोडोमिनेंस भी अब क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।